तो बेटा व्हाट इज मीनिंग बाय द केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स देखो, इसको पढ़ के देखेंगे तो भी हमें समझ में आ रहा होता है कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। केमिकल कंपाउंड, केमिकल्स, काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। काइनेटिक्स का मतलब काइनेसिस से बना है और काइनेसिस वर्ड का मतलब ही होता है मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि केमिकल स्पीड की स्टडी जिस रिएक्शन में करते हैं, जिस केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, वहां पे हम बात करेंगे। ये है भैया केमिकल काइनेटिक्स। तो इसका मतलब जो मूवमेंट वर्ड हुआ, उस मूवमेंट वर्ड का मतलब होता है स्पीड। अब स्पीड किसकी? यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल्स की स्पीड यानी रिएक्शंस की स्पीड। अब रिएक्शंस की स्पीड को किस तरह से देखेंगे हम कि कोई भी रिएक्शन है वो कितना तेजी से हो रही है। यानी कि हम बेसिकली डेफिनेशन की अगर बात करें तो उसमें ये बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम केमिस्ट्री की उस ब्रांच के अंदर जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की बात की जा सके, हम उसको बता सकें कितनी तेजी से रिएक्शंस हो रही है, यानी कि बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन उनकी बात करेंगे। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें बोल सकता हूं मैं कि ये ब्रांच है, ये भी अपने पास किसकी ब्रांच है? ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो हम बोल सकते हैं which deals with the study of speed of chemical reaction। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड की स्टडी कर सकें, इसी को क्या बोला जाता है भैया? केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है। अब केमिकल काइनेटिक्स में हम सिंपल सी बात करेंगे कि भैया स्पीड की बात करेंगे। स्पीड का मीनिंग क्या हुआ कि कौन सी रिएक्शन तेज हो रही है या कौन सी रिएक्शन स्लो हो रही है। इसका मतलब किसी भी केमिकल के अंदर बात करूं आर, यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा रिएक्टेंट्स और पी को मैं कंसिडर करूंगा प्रोडक्ट्स। नहीं, आर तो मेरे पास रिएक्टेंट्स हुआ और पी मेरे पास प्रोडक्ट हुआ। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि किसी भी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो कितना तेजी से हो रहा है, यानी कितनी स्पीड से हो रहा है। इसलिए उस बात को क्या बोला जाता है? स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। यानी मूवमेंट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? स्पीड से है। कौन सा रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि मैं बात करूं तो इसका मतलब प्रोडक्ट बनने की रेट क्या होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट को हम यहाँ पे मेजर कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ द स्पीड वी क्लासिफाई 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस: फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस। यानी कि जो भी मेरे पास रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट से अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट से मुझे क्या चाहिए भैया? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कितना तेजी से बनेगा, उसको डिसाइड करने के लिए कौन सा अपने को फैक्टर चाहिएगा? टाइम। यानी कि टाइम डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट स्लो बन रहा है या प्रोडक्ट फास्ट बन रहा है। इसलिए हम इस बात को रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हैं। मींस क्लासिफिकेशन में देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि क्लासिफिकेशन किसका होगा? केमिकल रिएक्शंस का। किसके बेस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अगर स्पीड के बेस पे मैं क्लासिफाई करूं तो बेसिकली 3 तरह की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो होगी सबसे पहले आयनिक रिएक्शंस, एक बिल्कुल स्लो रिएक्शंस होगी, मॉडरेट रेट की रिएक्शंस बोलेंगे जिसको, यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शन होंगी, वेरी स्लो रिएक्शंस होंगी और मॉडरेट रेट की रिएक्शंस होंगी। यानी कि स्पीड को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन सा है? टी है, टाइम है। मींस कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना तेजी से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। उससे पहले देखिए, वेरी फास्ट रिएक्शन।
रिएक्शंस वेरी फास्ट रिएक्शंस यानी कि कौन सी रिएक्शंस हैं जो काफी तेजी से होंगी, तो इसमें एग्जांपल लिया आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस, ये जो आयनिक रिएक्शंस हैं ये काफी स्पीड से होती हैं, अभी डिस्कस करने वाले क्यों होती हैं। तो हमने सिर्फ एग्जांपल पढ़ा कि वेरी फास्ट रिएक्शंस कौन सी होंगी, जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हो जाती हैं ये रिएक्शंस। अगर 10 टू पावर 12 10 टू पावर 16 सेकंड्स के अंदर बात करूं, यानी कि सेकंड के बाद जैसे 16वें हिस्से में ही हो जाती है, विद इन द सेकंड ही हो जाती है, वो रिएक्शंस क्या हो जाती है, फास्ट रिएक्शंस होती है। और वो फास्ट रिएक्शंस भी कौन से होंगे अपने पास, आयनिक रिएक्शंस होंगी। कुछ आयनिक रिएक्शंस के एग्जांपल देखिए। देखिए अगर मैं बात करूं सिल्वर नाइट्रेट, फर्स्ट फेज में सोल्ट ऐड कर दिया हमने NaCl, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस की अगर बात करें Ag प्लस NO3 नेगेटिव Na प्लस Cl नेगेटिव, अपोजिट आयंस हैं, इनको आप लोग एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। इन्हीं नंबर ऑफ आयंस हैं, अपोजिट आयन एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो अपने पास फॉर्मेशन किसका हुआ, AgCl का। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसका मतलब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ कहां से, रिएक्टेंट से। तो ये जो रिएक्शंस है कौन सी रिएक्शंस है, आयनिक रिएक्शंस है। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए वैल्यूम, जैसे बेरिलियम क्लोराइड है, इसमें आपने एसिड ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया या फिर H2SO4 ऐड कर दिया। तो मैं अगर बात करूं, ये भी एक्वस फेज में है और ये भी एक्वस फेज में है। जैसे यानी एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाऊं मैं किसी भी बेरिलियम क्लोराइड की सॉल्ट की, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, बेरिलियम सल्फेट, यानी कि B पे 2+ चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह से सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है। अपोजिट आयंस को जोड़ दीजिए, तो ये बन गया बेरिलियम सल्फेट प्लस 2 मोल ऑफ HCl, यानी कि एक्वस फेज में ही फॉर्मेशन हो रहा होता है इनका। क्योंकि इस तरह की जो रिएक्शंस हैं यानी कि आयनिक रिएक्शंस हैं वो काफी स्पीड से होती हैं, इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर होती हैं, उनको आयनिक रिएक्शंस बोला जाता है। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ये आयनिक रिएक्शंस फास्ट क्यों होती है। देखिए कोवेलेंट रिएक्शंस होंगी और आयनिक रिएक्शंस होंगी। तो कोवेलेंट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि आयनिक रिएक्शंस के अंदर नंबर ऑफ आयंस होते हैं। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमिना नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस हैं, जैसे एक्वस मीडियम में अगर ऐड करेंगे और ऐड करते ही हमें क्या मिल जाता है भैया, नंबर ऑफ आयंस मिल जाते हैं। और नंबर ऑफ आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से बहुत तेजी से कंबाइन होते हैं, इसीलिए आयनिक रिएक्शन जो होंगी वो काफी तेजी से होंगी। यानी कि आयनिक रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन है काफी स्पीड से होता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर होता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमिना नहीं होता आयनिक रिएक्शंस के अंदर, इसलिए आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं या फास्ट होती है। ध्यान रखेंगे इस बात का, आयनिक रिएक्शंस फास्ट होती हैं, इसलिए इनमें कभी भी एक्यूरेटली रेट ऑफ रिएक्शंस जो है ना वो एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते, पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर बात करें, वेरी स्लो रिएक्शंस, ये आयनिक रिएक्शंस के एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस का मतलब है कि ये वो रिएक्शंस हैं जो नंबर ऑफ डेज के अंदर, मंथ के अंदर अगर कंप्लीट हो रही होती है, उनको क्या बोला जाता है, स्लो रिएक्शंस। एग्जांपल आपने पढ़ाई था लास्ट क्लास के अंदर, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा, Fe2O3 x मोल ऑफ H2, यानी कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ऐसा तो है कि जो मेटल की रोड ली और मेटल की रोड में मॉर्निंग के अंदर घर से बाहर रख के गया और आके देखा तो शाम तक रस्ट लग गया, उस पर जंग लग गया, तो ऐसा प्रोसेस होता नहीं है। इसका मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहे पे जंग लगना ये एक प्रोसेस है जो महीनों में कंप्लीट होता है, यानी कि काफी स्लो रिएक्शंस होती है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शंस होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेरी स्लो स्पीड की रिएक्शंस है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में छोटा सा रिएक्शंस में छोटा देख देता हूं यहाँ पे,
यानी कि 4 मोल ऑफ Fe2 प्लस 4 मोल ऑफ वाटर, ये कंबाइन होगा एयर की प्रेजेंस के अंदर, और हमें क्या मिलता है भैया, हाइड्रेटेड Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, और उसके साथ साथ मिल जाता है 8 मोल ऑफ H+ आयन, और ये है फेरिक ऑक्साइड। अब बात करते हैं फेरिक ऑक्साइड की, तो फेरिक ऑक्साइड जो हमें मिलेगा, कितने 2 मोल कर दीजिए भैया, 4 × 6 फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट x मोल ऑफ वाटर इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, और ये बन जाता है Fe2O3 प्लस डॉट x मोल ऑफ H2, और ये हो गया आपका रस्ट, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बिल्कुल एक ही रिएक्शन से जो उसका रिजल्ट आता है हमारा, ध्यान रखेंगे इस बात का कि आयरन वाटर के कांटेक्ट में आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, रस्ट का। और ये जो रस्ट है ये कभी एक दिन में स्टोर नहीं होगी, एक दिन में उस पर नहीं जमेगी, इसका रस्टिंग ऑफ आयरन नंबर ऑफ डेज के अंदर कंप्लीट होती है, और नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट हो रही है, यानी कि वेरी स्लो रिएक्शंस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि भैया वेरी स्लो टाइप की रिएक्शंस होगी, दूसरी क्लास में दूसरी कैटेगरी में आती है। और थर्ड देखिए मॉडरेट रेट रिएक्शंस बोला जाता है, मॉडरेट रेट रिएक्शंस। मॉडरेट रेट रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से होती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन धीरे धीरे होगा, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मॉडरेट रेट की रिएक्शंस है। जैसे सबसे पहले सुक्रोज है, सुक्रोज का मैं अगर हाइड्रोलाइसिस करूं मींस C12H22O21 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एक्वस मीडियम है, ठीक है, H+ आयन की प्रेजेंस में, तो पता है सभी को क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी एक तो बन गया ग्लूकोज और दूसरा बन गया फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो फॉर्मेशन है वो हम बोलते हैं ये एक मॉडरेट रेट की रिएक्शंस है। देखिए दिख रहा होगा कोवैलेंटली बॉन्डेड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब भी डिकम्पोज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस हाफ मोल ऑफ O2, कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग फिनोमेना होता है। इसलिए ये जो रिएक्शंस है ना, ये किसमें कैलकुलेट की जाती है, मॉडरेट रेट की रिएक्शंस के अंदर कैलकुलेट की जाती है। तो बेसिकली हमारे पास देखिए 3 तरह की रिएक्शंस की टाइप हुई, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस के अंदर फ्रैक्शंस ऑफ टाइम्स के अंदर अगर रिएक्शंस हो जाएगी, यानी आयनिक रिएक्शंस, उनको हम बोलते हैं कि वेरी फास्ट रिएक्शंस। मॉडरेट रेट की रिएक्शंस है जो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से होती हैं, नाइदर फास्ट नॉर स्लो, उनको मॉडरेट रेट की रिएक्शंस बोलते हैं। दोनों में अगर बात करें ये फास्ट रिएक्शंस क्यों होंगी, इनके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग फिनोमेना नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं कोवैलेंटली रिएक्शंस है, मींस ये जो रिएक्शंस है नॉर्मल स्पीड से होती हैं, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग फिनोमेना होता है, और रस्टिंग ऑफ आयरन ये नंबर ऑफ डेज के अंदर कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भैया, तीन तरह की बेसिकली हमने क्या देखी, जो रिएक्शंस है उनको देख लिया। अब ये जो रिएक्शंस हैं इनमें वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं और वेरी स्लो रिएक्शंस हैं। इनमें एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट मेजर एक्यूरेट नहीं कर सकते, पढ़ेंगे उसको क्यों नहीं कर सकते, देखते हैं आगे चलिए। हमें पढ़ना रिएक्शन की रेट। तो ये बेसिकली 3 तरह के हमारे पास रिएक्शंस थे। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट, यहां से शुरू करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए भैया रेट ऑफ रिएक्शंस का मीनिंग क्या है, वो भी रिएक्शंस है वो किसकी रेट क्या होगी, यानी कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने की रेट क्या होगी। तो मैं अगर बात करूं मेरे पास रिएक्टेंट R है और प्रोडक्ट
पी है, यानी कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बना तो उसमें जो फैक्टर है वो कौन सा होगा, टाइम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनते टाइम कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस बात को हम किसमें पढ़ रहे होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं सिंपल से अगर बात करूं कि कंसंट्रेशन के अंदर चेंज विद टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस की स्पीड कितनी है पर यूनिट टाइम, यानी कि प्रोडक्ट के बनने की रेट क्या है पर यूनिट टाइम। तो उसको क्या बोला जाता है, रिएक्शन की रेट। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम पर यूनिट टाइम। इसको क्या बोलते हैं भैया, रिएक्शन की रेट बोलते हैं, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान देंगे इस पे, यानी कि रिएक्शन की रेट क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इंटरवल, उसी को बोलते हैं भैया रिएक्शन की रेट। अब ये देखिए दो तरह से बात करेंगे। अगर मैं बात करूं मेरे पास रिएक्टेंट आर है और रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो रहा है भैया प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यानी कि T इजिकल टू 0 पर जब रिएक्शन शुरू नहीं होती है तब की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं लेकिन उस टाइम प्रोडक्ट नहीं होते। तो बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो तो क्या होगी, रेगुलरली डिक्रीज होती चली जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये किसके लिए ग्राफ है, रिएक्टेंट्स के लिए, और ये किसके लिए आएगा, प्रोडक्ट के लिए। यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती चली जाएगी। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की अगर बात करें, देखिए मैंने कहा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली गई। इस साइन को इंडिकेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना है अपने को। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है भाई, ये पॉजिटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मीनिंग ये कभी भी नहीं होता कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी, नहीं, वो बात नहीं कर रहा मैं। रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की। देखिए बात कर रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, तो इसका मतलब सिर्फ ये है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का, कि पॉजिटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा होता है कि भैया प्रोडक्ट की अमाउंट टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, और रिएक्टेंट के लिए देखिए नेगेटिव साइन हम इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट कम हुआ तभी तो प्रोडक्ट बढ़ा, इसीलिए जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव ये सिर्फ कंसंट्रेशन में चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ये मीनिंग नहीं होगा कि हम रेट ऑफ रिएक्शंस को नेगेटिव माने। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन की जो रेट है, यानी कि रिएक्टेंट से हम किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं भैया, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो इस बात को मैं रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखूं और प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखूं, रिएक्टेंट की रेट यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, रिएक्टेंट्स की कम होगी। हम इसके लिए बोलते हैं डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का साइन है, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। किसकी फॉर्म में लिखा मैंने, रिएक्टेंट की फॉर्म में। दूसरा, अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लिखूं तो रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P डिवाइडेड बाय टाइम। देखो बिल्कुल बेसिक सा चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे कोशिश करेंगे थोड़ी सी बात समझाने की कि मैं बात कर रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में हम सिर्फ बात करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इंटरवल। अब इस बात को आप रिएक्टेंट के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन हुई जो कि हम पढ़ते हैं इसमें रिएक्शन की रेट के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि इस बात को चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इंटरवल। सिंपल सी बात है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया गया। अब बात करें इसमें यूनिट क्या होगी, यूनिट देखिए यूनिट में चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या लिखते हैं भैया, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का मतलब क्या हो गया, टाइम सेकंड्स के अंदर लेते हैं, तो इसकी पूरी यूनिट क्या बनती है, आपका आंसर क्या आएगा, मोल पर लीटर टाइम सेकंड इनवर्स में लिया जाता है। सो मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ रेट। ध्यान रखेंगे रेट की जो यूनिट हो गई वो हमारे पास क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब एग्जांपल से सोल्व करते हैं इस बात को, रेट ऑफ रिएक्शंस को। मोल पर लीटर पर सेकंड, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। रिएक्शन की रेट आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन में चेंज, तो कंसंट्रेशन में चेंज जो मैंने आर लिया था यानी कि कंसंट्रेशन में चेंज, लार्ज चेंज के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट कम होगा, इसलिए साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। और अगर मैं इस बात को देखूं प्रोडक्ट की केस में, तो ये मिल जाएगा हमें डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी, यानी कि प्रोडक्ट के सेंस में तो हमें ये मिलता है, रिएक्टेंट के सेंस में ये मिलता है। अब देखिए डेल आर डेल टी, तो सिंपल सी बात करते हैं अभी हमें कि जब रेट की बात कर रहा था तो इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, लेकिन मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखिए कम होगी, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव साइन, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। तो इसी तरह से एक टर्म्स और दी जाती है एवरेज, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का मीनिंग वास्तव में यही है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट था और रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, यानी कि जो डेल आर आपका बढ़ेगा ना वो होगा R2 माइनस R1, और जहाँ पे देखो डेल P है तो डेल P का मतलब था प्रोडक्ट P2 माइनस P1। तो ये जो मेरे पास है टाइम इंटरवल की बात करें तो टाइम T2 माइनस T1, और यहाँ पे भी टाइम T2 माइनस T1। ये क्या हो गया हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमने रेट ऑफ रिएक्शंस थी उससे क्या निकाल लिया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल लिया, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन इन चेंज इन प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट के सेंस में, प्रोडक्ट के सेंस में ये बनेगा और रिएक्टेंट के सेंस में ये बनेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देख लेते हैं इसको साथ साथ। कंसंट्रेशन इसमें लिया मोल पर लीटर, टाइम सेकंड में लेते हैं, सेकंड इनवर्स आता है। तो यहाँ पे अगर बात करें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल के साथ साथ कम होगी, मैं रिएक्टेंट की सेंस में बोलूं। फॉर एग्जांपल किसी भी टाइम t1 बोले, t1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी मेरे पास, देखिए स्लोप के अंदर कंसंट्रेशन x1 बोल दो, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो टाइम t2 बोल दो, कंसंट्रेशन देखिए x2 बोल दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास रिएक्शंस बनेगी वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस में। इस बात को किस तरह से लिखा जाता है कि रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होगी भैया, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कंसंट्रेशन को मैंने x1 x2 मान लिया, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय डेल टी, मींस क्या हो गया, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अगर मैं r रखता तो मैं यहाँ पे x की जगह पे r को इंडिकेट कर देता,
यानी कि जहाँ पे हमारे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी होती है वो हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसमें एक होता है टर्म्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसको देखिए किस तरह से बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, देखो बात की थी रिएक्शन की रेट, एवरेज रिएक्शन की रेट, और अब बात किसकी कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये तो हमारे पास एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थी। अब किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है वो अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो उस बात को किस तरह से लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की रेट, टर्म साइन चेंज हो गए, यहाँ पे डेल का वर्ड था उसकी जगह पे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी यानी कि स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, मींस instantaneous at any instant of time the change in concentration of any one of the reactant or product with the time interval that is known as, यानी कि टाइम के साथ साथ जो चेंज हो रहा है किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन में जितना चेंज हो गया, कितनी कंसंट्रेशन थी, उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। मींस अगर मैं किसी भी टाइम पे बात करूं तो उस पे कंसंट्रेशन कितनी थी, that is known as instantaneous rate of reaction। यहाँ पे डेल लार्ज चेंज के लिए यूज करते हैं, देखो डेल साइन यूज कर रहा था मैं पहले, यानी कि लार्ज चेंज के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डी है ये स्मॉल चेंज के लिए यूज करेंगे, यानी कि डेल वर्ड यूज कब कर रहे हैं, लार्ज चेंज के लिए, और डी किसके लिए, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल चेंजेस है उसके लिए हम यूज करेंगे डी। ये टर्म बेसिकली चलेंगे इसके अंदर, डेल यूज कर सकते हैं, डी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो डी का यूज कर लेते हैं, जब एवरेज की बात करते हैं नॉर्मली इसकी बात कर रहे होते हैं डेल साइन यूज कर लेते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल इस तरह से आपके धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। इसमें एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखते भी हम। देखिए भी एग्जांपल्स, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को डिकम्पोज करूं, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास A प्लस बी है और इससे मिल रहा है C, तो ये तो मेरे पास हो गए रिएक्टेंट्स, और C मेरे पास बन गया प्रोडक्ट। नहीं, A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C, तो रेट ऑफ रिएक्शंस की फॉर्मेट में इसको कैसा लिखेंगे, मैं बोलूंगा इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन की रेट बताइए, तो रेट का मतलब क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इंटरवल। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज, A प्लस बी की कंसंट्रेशन में चेंज, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास 1 मोल है, ये भी मेरे पास 1 मोल है, और ये भी 1 मोल बना, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, मैं डेल साइन के साथ लिख रहा हूँ, यानी कि A की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। दूसरा देखिए बी के रेस्पेक्ट में क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सी के रेस्पेक्ट में क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्या तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी, मींस यहाँ पे साइन क्या लगाऊंगा, नेगेटिव, यहाँ पे साइन क्या लगाऊंगा, नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इनमें डिकम्पोज होने की रेट और इसके फॉर्मेशन की रेट यहाँ पे बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल ही बना, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, 1 मोल अगर डिकम्पोज हो रहे हैं तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सी प्रोडक्ट का हो रहा है, तो बोलता हूँ इनकी रिएक्शन की रेट इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन क्या कर लिया भैया, बराबर का साइन यूज कर लिया, इक्वल टू का साइन यूज कर लिया, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। बिल्कुल ये बात समझ में। सेकंड एग्जांपल इसी में सॉल्व करते हैं, जैसे बिल्कुल इजी एग्जांपल, PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 और Cl3। PCl5 का डिकम्पोज हुआ, इसलिए PCl3 प्लस Cl2 बना, तो इसको किस तरह से फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, तो रिएक्शन की जो रेट होगी
रिएक्शन की रेट यानी कि डीकंपोजिशन की रेट कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, 1 मोल है तो PCl3 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से पहले नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से पहले पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। इक्वल टू का साइन क्यों लगाया? क्योंकि PCl5 के डिकम्पोजिशन की रेट और PCl3 के फॉर्मेशन की रेट इक्वल है, इसलिए इक्वल टू का साइन आ गया। PCl5 के डिकम्पोजिशन की रेट एंड Cl2 के फॉर्मेशन की रेट इक्वल है, तो इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट है वो इक्वल है। अब यहाँ पे साइन की बात समझ में आ गई होगी, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए लगा रहे होते हैं कि यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के सेंस में है, यानी कि रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती चली जाएगी, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं भैया, इसको नेगेटिव टर्मिनल यानी नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ती हुई चली जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नेगेटिव साइन कभी भी हमें ये इंडिकेट नहीं करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है, कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती कभी भी, तो सिर्फ और सिर्फ साइन का यूज इसलिए कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती चली जा रही है। और प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन का इसलिए यूज किया जाता है कि प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है टाइम के साथ साथ। तो इस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। इस बात को देखिए, इसको तो बोला जाता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन की रेट, रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल और सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इससे कन्वर्ट हो गया 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। ये गैसेस फ्रीज में है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? रिएक्शन की जो रेट है वो देखिए, N2 हाइड्रोजन और फॉर्मेशन किसका हुआ? अमोनिया का। इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय डेल्टा, हाइड्रोजन के सेंस में चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा, अमोनिया के सेंस में चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा। देखो ये लिखिए, अब सिंपल सी बात लिखिए, यहाँ पे कितना मोल यूज हो रहा है बेटा? 1 मोल। कितना मोल यूज हो रहा है? 3 मोल। कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। तो इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ क्या, जब डीकम्पोजिशन हो रहा है नाइट्रोजन का, तो जो रेट है रिएक्शन की रेट चेंज इन कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखो, जहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है तो 2 मोल अमोनिया के बन रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम हो रहे हैं तो 2 मोल अमोनिया के बन रहे हैं। तो इसका मतलब है इनकी रिएक्शन की जो रेट है उसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसका कोफिशिएंट अपने पास 1 है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 1/1। हाइड्रोजन के लिए कोफिशिएंट 3 है, तो रेट को इक्वल करने के लिए इसको 1/3, 2 लिखा हुआ है इसको ऐसा लिखेंगे 1/2। इसका मतलब रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाएगी, तो इसलिए अब इक्वल हुई है रिएक्शन की रेट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, नेगेटिव साइन, और यहाँ क्या गया भैया? पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है ना किसी केमिकल बैलेंस रिएक्शन के, उनका जरूर ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि अब इन रिएक्शंस की रेट को इक्वल करना पड़ेगा, उसके लिए हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया नाइट्रोजन के फॉर्मेशन की रेट अब अमोनिया के फॉर्मेशन, सॉरी नाइट्रोजन की डिकम्पोजिशन होने की रेट अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट के बराबर होगी। नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के डिकम्पोजिशन होने की रेट अब इसके बराबर होगी, अमोनिया के फॉर्मेशन के बराबर होगी। यानी कि इस तरह से जो कोफिशिएंट आपको दिए जाएंगे किसी भी बैलेंस इक्वेशन में, तो उनको इस तरह से आप लोग लिखेंगे ताकि रिएक्शन की रेट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये जो पार्ट बनेगा यही इंपॉर्टेंट है, और ये किसमें यूज करते हैं? न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। और एग्जांपल सोल्व करते हैं आज, आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। देखिए
अगर मैं 2 मोल ऑफ N2O5 इसका डिकम्पोज करवा दूं 4 मोल ऑफ NO2 प्लस O2, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिखेंगे रिएक्शन की रेट में? तो रिएक्शन की जो रेट है वो किस तरह से लिखी जाएगी? -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल बन रहा है, इक्वल करना है हमें 1/4 प्लस साइन के साथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। और ऑक्सीजन के केस में किस तरह से लिखेंगे? इक्वल टू, ये हम देखेंगे प्लस एक ही मोल है यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। देखिए ये जो फॉर्मेशन हुआ, अब ये रिएक्शन